एक दिन रात के वक्त 20 साल की जवान लड़की अपने पिता के कमरे में जाती है और देखती है कि उसके पिता गहरी नींद में सो रहे हैं। वह लड़की धीरे से उनके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखकर पिता जाग जाते हैं। पिता पूछते हैं, बेटा इतनी रात को क्या हुआ, सब ठीक है ना? लड़की कहती है, पापा मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाओ, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। पिता लड़की को बिस्तर पर सुला देते हैं और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगते हैं। इससे लड़की को तुरंत आराम महसूस होता है और वह धीरे धीरे सोने लगती है। उस दिन पिता ने थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी आपको चौंका देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता और बेटी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी ऐसी और भी कहानियां मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह सच्ची कहानी, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। इसी जिले के एक गांव में छगन लाल नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। छगन लाल की पत्नी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई और 1 साल से घर की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 20 साल, छोटी बेटी की उम्र 14 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 9 साल थी। पत्नी के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और अब छगन लाल कर्ज में डूबा हुआ था। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी और घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। बच्चे भी अपनी मां की याद में गुमसुम रहने लगे थे। छगन लाल के लिए उन्हें संभालना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना छगन लाल के लिए कठिन हो गया। वह सोचता था कि अगर वह बाहर काम पर जाता तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और अगर वह घर पर रहता तो घर की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इस दुविधा के बीच एक दिन छगनलाल के मन में एक विचार आया, शायद उसे दूसरी शादी करनी चाहिए। एक नई पत्नी घर की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर सकती थी और बच्चों को भी एक नया जीवन मिल सकता था। छगनलाल ने इस विचार को गंभीरता से लिया और सोचा कि यह उसके और बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। उसने अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों से सलाह ली, जिन्होंने उसे समझाया कि एक नई शादी से समस्याओं का समाधान हो सकता है। छगनलाल ने सोचा कि अगर वह दूसरी शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूं। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सबकी हालत हो गई है, अब मुझसे देखी नहीं जाती। पिता के इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। छगनलाल बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रही। छगनलाल सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जो सौतेली माँ आ जाएगी तो सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वह यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे तो सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ देने लगेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो न सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करती थी।
फिर वह लड़की अपनी सहेली को सारी बात बता देती है जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है तुम लोगों के साथ। अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वह किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा ये शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम कभी यह मत सोचना कि वह ये शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक जिस्म चाहिए। वह लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे यह लगता है कि उसके पापा शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी सहेली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उन्हें शादी की सूरत नहीं रहेगी और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े मगर वह अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते आते उसको शाम हो गई थी, क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफी देर तक बातें कर रही थी। फिर वह घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने भाई बहन को खाना खिलाकर उन्हें अपने अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की का पिता आता है। जब वह देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है तो फिर वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी कि पापा मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसीलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वो किचन की ओर चला जाता है और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत पी भी लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। एक तरफ लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके पिता थे, मगर उन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 12 बज चुके थे मगर उस लड़की की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी। उसके दिमाग में तो उसकी सहेली की बातें और सौतेली माँ की तस्वीरें घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उनका बाप भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसीलिए वह खुद को रोक न सका। उसके बाद वह दोनों अपने इस रिश्ते को भूलकर कई बार संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह जब सोकर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो यह सिलसिला आए दिन ही चलने लगा। अब तो वह लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तो वह अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे। इसी तरह दिन महीनों में बदलते चले गए और महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वह लड़की चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास एक क्लिनिक पर जाती है। तब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव के ही एक औरत उस क्लिनिक में साफ सफाई का काम किया करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है। छगन लाल की कुंवारी
की मां बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। छगन लाल का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लेने चली जाती है तो रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं। अश्लील बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आ जाने के बाद वह लड़की रात का खाना बनाने लगती है। भाई बहन और अपने पिता को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही थी। अवसर उठाकर कभी भी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए रात के करीब समय एक 25 का था वो कदम उठाती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को फंदे से लटका लेती है और उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब पास जाकर देखता है तो कदम सन्न रह जाता है क्योंकि वह लड़की उसी के गांव के में रहने वाले छगन लाल की बेटी थी। फिर वह आदमी इस खबर को पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के पिता को भी बताई जाती है। उस लड़की के पिता और गांव के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतार कर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है तो पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि यह लड़की पेट से थी, इसीलिए ही इसने आत्महत्या की है। एक आदमी ने तो यह भी बताया कि इस लड़की का अपने ही पिता के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी इसी के बाप का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि भगवान ऐसे बाप किसी बेटी को भी न दे। पुलिस फिर छगन लाल को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की सहेली को भी बुलाया जाता है और डर के मारे सारी बात वह लड़की बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस छगन लाल से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसने अपनी ही बेटी के साथ पिछले 5-6 महीनों से नाजायज संबंध थे। उसके बाद छगन लाल को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 2 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बाप और बेटी को भी ज्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं। अगर गंदे विचारों ने किसी के मन में एक बार घर बना लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण पवित्र रिश्ते भी पवित्र शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किसकी गलती लगती है, पिता की, बेटी की या फिर उसकी सहेली की जिसने उस लड़की को यह गंदा मशवरा दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं भावना एक साधारण सी महिला प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी और मेरी दुनिया मेरी माँ और 2 बहनों तक सीमित थी। घर में मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन शायद मेरे बड़े होने का कोई खास मतलब नहीं था। मेरी तनख्वाह माँ के हाथों में जाती और उसने मेरी मेहनत से एक और प्रॉपर्टी खरीद ली थी। फिर भी जैसे जैसे वक्त बीता, मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी वहीं ठहरी रही।
मेरे काम से घर लौटने पर अक्सर ऐसा होता कि मेहमान आते और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। एक दिन मैंने देखा मेरी छोटी बहन सजी धजी उन मेहमानों का इंतजार कर रही थी। मैं समझ गई कि वे मेरे लिए नहीं, उसे देखने आए थे। मेरी उम्मीदें चुपचाप ढह गईं। वक्त गुजरता रहा। मेरी उम्र 30 की हो गई, लेकिन माँ ने मेरी शादी की बात कभी नहीं उठाई, बल्कि उसने मेरी छोटी बहन की शादी करवा दी और मैं पीछे छूट गई। माँ की सगी बेटियों की शादी हो गई, पर मैं वहीं अटकी रही। समय और तेजी से गुजरा। अब मैं 35 साल की हो चुकी थी, लेकिन माँ अब भी मेरी शादी की बात नहीं करना चाहती थी। मुझे अब साफ साफ समझ में आ गया कि मेरी माँ मुझे केवल कमाई का जरिया मानती थी। उसकी नजर में मैं बस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। मैंने आखिरकार अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और दूसरे शहर में नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। वहां मैंने किराए पर एक घर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। कुछ ही महीने में स्कूल बंद हो गया, क्योंकि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। मैं भी बाकी शिक्षकों की तरह इस्तीफा देकर घर लौट आई। अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। इस नई परिस्थिति से जूझते हुए मैंने अपने घर में ही ट्यूशन शुरू करने का सोचा। दरवाजे पर ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड लगते ही कुछ ही घंटों में पहले विद्यार्थी का आगमन हुआ। धीरे धीरे 5-6 बच्चे पढ़ने आने लगे और जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगी थी। फिर एक दिन एक 15 साल का लड़का अभिषेक मेरे पास पढ़ने आया। उसकी उम्र बाकी बच्चों से ज्यादा थी, इसलिए उसने अपना ट्यूशन का समय अलग करवा लिया। पहले पहले तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी हरकतों ने मुझे हैरान कर दिया। अभिषेक ट्यूशन में आते ही अपनी गोद में बैग रखकर मुझे देखता रहता। एक दिन जब मैं बोर्ड से पीछे मुड़ी तो देखा उसकी नजर बोर्ड पर नहीं, मुझ पर थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। और फिर उसकी गोद में रखे बैग की हलचल ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। मैंने उसका बैग हटाया और जो दृश्य मेरे सामने था उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। 15 साल का वह लड़का मुझे देखकर वहीं बैठे बैठे अपनी हदें पार कर रहा था। उस पल मेरे भीतर गुस्सा, शर्मिंदगी और घिन का तूफान उमड़ पड़ा। लेकिन मैं जानती थी ये लड़ाई सिर्फ अभिषेक के खिलाफ नहीं थी। ये लड़ाई मेरे जीवन के हर उस पल के खिलाफ थी जिसने मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की थी। उसकी माँ की गोद में उसका 6 महीने का बच्चा था और पास ही उसका बड़ा बेटा अभिषेक खड़ा था। वो महिला मेरे पास आई और अभिषेक का एडमिशन कराते हुए बोली, मैडम, आप मेरे बेटे को कम से कम 4 घंटे ट्यूशन दीजिए। घर पर ये बहुत परेशान करता है और पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं लेता। आपके डर से शायद ये थोड़ी पढ़ाई कर ले। उसने आगे कहा, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कुछ ज्यादा पैसे भी दूंगी। अतिरिक्त पैसे किसे नहीं चाहिए होते। वैसे भी मेरा खुद का कोई परिवार नहीं था और न ही मुझे किसी पति को जवाब देना पड़ता था। इसीलिए मैंने खुशी खुशी उसके बेटे को एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन से अभिषेक ट्यूशन आने लगा। मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि अभिषेक पढ़ाई में काफी होशियार है। बाकी बच्चों के जाने के बाद भी उसकी एक्स्ट्रा क्लास चलती रहती थी। ट्यूशन के दौरान अभिषेक बहुत सी अच्छी बातें करता था। उसके साथ समय कब बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। शायद क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में अकेली थी, तो उसकी बातें सुनकर मुझे भी कोई सहारा मिल गया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मैं जिस घर में रहती थी उसकी ऊपरी मंजिल का एक कमरा पहले से ही टूटा हुआ था। अब वहां एक नया किराएदार आकर रहने लगा था, जो कि मेरी ही तरह अकेला था। एक शाम की बात है, 6 बजे के करीब अभिषेक अपने घर जाने के लिए निकला ही था कि तभी वह नया किराएदार मुझे चाय के लिए बुलाने आया। उसकी बात सुनकर अभिषेक अचानक रुक गया और बोला, मैडम, मुझे मैथ्स के कुछ सवाल समझने हैं। ये कहते हुए वह मुझे क्लासरूम में ले आया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मैंने उसे ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स के सवाल समझाने शुरू कर दिए। लेकिन अभिषेक का ध्यान बिल्कुल भी मेरी पढ़ाई पर नहीं था। वो बस यूं ही मेरा समय बर्बाद कर रहा था। ये मुझे समझ में आ गया था। मैंने थोड़ी सख्ती से कहा, तू मेरा समय बर्बाद मत कर। तेरा ट्यूशन का समय खत्म हो गया है, अब घर जा। अभिषेक ने अचानक मेरे हाथ को पकड़ लिया और बोला, मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। जब तक मैं वापस नहीं आता अपना ख्याल रखना। मुझे उसकी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं गया,
लेकिन जाते वक्त उसका इस तरह का व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा। अगले दिन अभिषेक ट्यूशन के समय नहीं आया। तभी आसमान में बादल घिराए और तेज बारिश होने लगी। मैंने ट्यूशन में आए बाकी बच्चों को जल्दी ही छुट्टी दे दी। थोड़ी ही देर बाद जब मैं दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी, तभी मैंने देखा कि अभिषेक पूरी तरह से भीगा हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे इस हालत में देखकर मैंने जल्दी से उसे अंदर बुलाया और रुमाल फेंकते हुए कहा, जल्दी अंदर आ जाओ। अभिषेक घर के अंदर आते ही मुझसे लिपट गया। उसकी इस अचानक हरकत से मैं हैरान रह गई। वो रो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अभिषेक, क्यों रो रहे हो? उसने सुबकते हुए कहा, आज मम्मी ने मुझे मारा है, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। उस रात वो घर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने उसे खाना खिलाया, लेकिन फिर भी वो घर जाने को राजी नहीं हुआ। उसकी माँ भी उसे देखने नहीं आई और जब मैंने फोन किया तो उसका नंबर भी नहीं मिला। आखिरकार मैंने उसे अपने घर में ही सुला लिया। वो रात मेरे लिए भी अजीब थी, लेकिन कहीं न कहीं मैंने महसूस किया कि अभिषेक भी शायद उसी तरह अकेलापन महसूस कर रहा था जैसे मैं करती थी। वह रात भी ऐसी ही थी जब अभिषेक मेरे कमरे में सोया हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिषेक की माँ खड़ी थी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने रोते हुए कहा, आप इस लड़के को अपने घर में बिल्कुल भी मत रखिए, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, आप भी इसे निकाल दीजिए। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने गुस्से में अभिषेक को थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, आप उसे क्यों मार रही हैं? इस पर वह बोली, इसकी तरफदारी मत कीजिए, नहीं तो आप पछताएंगी। अगर आप इसे अपने पास रखना चाहती हैं तो रख लीजिए, मैं इसकी ट्यूशन फीस भी नहीं दूंगी। इतना कहकर वह चली गई। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए ममता खो दी है। अभिषेक चुपचाप मेरे पीछे आकर लिपट गया। उसकी माँ के जाते ही उसने मुझे जोर से गले लगाया। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा, वैसे भी मैं घर में अकेली हूँ, कुछ दिनों के लिए अभिषेक को रख सकती हूँ। शायद उसकी माँ का गुस्सा ठंडा हो जाए और वह उसे वापस ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक की माँ ने उसके कुछ सामान दरवाजे पर छोड़ दिया और चली गई। मैं इसे क्षणिक गुस्सा समझ रही थी, मगर 2 दिन बाद पता चला कि वे लोग कॉलोनी छोड़कर किसी और शहर चले गए हैं। उनके फोन भी बंद हो गए थे। मैं यह बात अभिषेक से छिपाए रखी, क्योंकि उसे यह जानकर बहुत धक्का लगता कि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। धीरे धीरे मैंने अभिषेक को अपने घर में ही रखना शुरू कर दिया। वह सुबह स्कूल जाता, शाम को ट्यूशन करता और रात को मेरे कमरे में आकर सोता। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। हमेशा की तरह उस दिन भी अभिषेक मेरे कमरे में सोने आया और लाइट बंद कर दी। वह अंधेरे में सोने का आदी था और उसकी आदत के चलते मैंने भी अंधेरे में सोने की आदत डाल ली थी। अचानक उस रात अभिषेक ने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह 15 साल का लड़का है। मैं बहुत डर गई थी। ना तो मैं उठ पाई, ना ही उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा पाई। लगभग आधे घंटे बाद वह अलग हुआ। मैं कांप रही थी और डर के मारे हॉल में चली गई। सुबह अभिषेक जब कमरे से बाहर आया तो वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी वह किचन की ओर बढ़ गया। उसकी मासूमियत देखकर मेरे मन में उथल पुथल मच गई। उसने मेरे लिए चाय बनाई और मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो मेरे कमरे में था और अचानक उसे देखकर मैं थोड़ी शर्म से भर गई। फौरन बाथरूम की ओर बढ़ी, अंदर जाकर जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और फिर बाहर आई। बाहर आते ही मैंने अभिषेक से सवाल किया, अभिषेक, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? रात को तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ा था? अभिषेक ने बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया, मैडम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो जल्दी ही सो गया था। उसके जवाब से मुझे थोड़ी राहत मिली। लगा कि शायद वो सब कुछ नींद में हुआ होगा। मैंने उस बात को और ज्यादा तूल नहीं दी। कुछ देर बाद अभिषेक स्कूल चला गया। दोपहर को जब वो घर आया तो रोज की तरह ट्यूशन के लिए बैठ गया। अब मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रही थी।
उस दिन बाकी बच्चे चले गए, मगर अभिषेक काफी देर तक रुका रहा। मैं उसे बोर्ड पर गणित के कुछ सवाल समझा रही थी और मेरी नजर बोर्ड पर ही थी। अचानक जब पीछे मुड़कर देखा तो अभिषेक की हालत कुछ अजीब लगी। उसकी नजर पढ़ाई पर नहीं थी और वो अपनी गोद में बैग रखे किसी अजीब हरकत में लगा हुआ था। मैंने तुरंत तेज आवाज में कहा, अभिषेक। उसकी हरकतें देखकर मैं थोड़ी हिल गई। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। कल रात जो हुआ, क्या वो सच में नींद में था या जानबूझकर किया था? मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दिया, पर मन में शक बरकरार था। उसी दिन मैंने उसकी मां को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उसका फोन बंद था। मैं नहीं चाहती थी कि अभिषेक के नाजुक मन पर कोई गलत असर पड़े, इसलिए उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं कहा। अभिषेक को अपने घर में रखने का मेरा फैसला अब भारी गलती लगने लगा था, लेकिन तब मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। फिर उसी रात अभिषेक मेरे पास सोया। उसने मुझे कुछ इस तरह से पकड़ा कि मुझे लगा जैसे वो 15 साल का लड़का अब मेरी जान ही ले लेगा। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब मैंने अभिषेक से उसके इस व्यवहार के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैडम, शायद आपने सपना देखा होगा। उसकी इस बात से मुझे ऐसा लगा कि वो 15 साल का लड़का एक 35 साल की औरत को झूठा साबित कर रहा था। एक पल को मैंने सोचा कि शायद सच में मैंने सपना देखा हो, मगर उसी दोपहर जब एक्स्ट्रा क्लास में अभिषेक को अपनी गोद में बैग रखे देखा तो मुझे फिर से शक हुआ। पहले कभी मैंने उसे ऐसी हरकतें करते नहीं देखा था। मैंने सोचा कि इस बार उसे पकड़ना चाहिए। जैसे ही उसकी हलचल मुझे दिखी, मैंने झटके से बैग हटाया। तब मैंने देखा कि अभिषेक की मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं और उसकी नजरों में कुछ अजीब सा भाव था। उसकी वो नजरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त ऊपर की मंजिल पर रहने वाले किराएदार विजय घर आए थे। वो अक्सर जब भी कुछ नया लाते तो मुझे भी देने आते थे। उस दिन भी वो मार्केट से सब्जियां लाकर मेरे घर देने आए थे। विजय ने जब अभिषेक का व्यवहार देखा तो वो भी थोड़ा असमंजस में आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, अभिषेक ठीक है ना? मैंने अभिषेक की नजरों से बचाकर विजय को धीरे से सारा हाल बताया। अभिषेक के बारे में सुनते ही विजय को उस पर दया आई। वह सोचने लगा कि एक बच्चा जिसके माँ बाप उसे छोड़ चुके हों, किस तरह से अकेलापन महसूस करता होगा। विजय ने अभिषेक से कहा, तू अपनी मैडम को परेशान करने की बजाय आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रह जा। लेकिन अभिषेक के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह मेरे पीछे छिपते हुए विजय को घूरने लगा और बोला, मैं अपनी भावना मैडम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी आज के बाद मेरी मैडम के पास मत आना। यह अभिषेक का वही रूप था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी ये अचानक की गई बदतमीजी ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे डांटते हुए कमरे में भेज दिया। विजय ने भी चुपचाप अपनी लाई हुई सब्जी मेरे पास रखी और वहां से चला गया। पर मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। रात को सोते वक्त अभिषेक अक्सर कुछ बड़बड़ाता, कभी शादी की बातें, कभी मेरे साथ भविष्य के सपने। पर ये बातें मुझे अजीब लगती। मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक रात मैंने अभिषेक से कहा कि वह बाहर हॉल में जाकर सो जाए, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। जिद करके वह मेरे कमरे में आया और आते ही कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। कमरे में घुप अंधेरा हो गया और अभिषेक मेरे पास आकर लेट गया। आधी रात के करीब मुझे अचानक महसूस हुआ कि अभिषेक का बर्ताव फिर से अजीब हो रहा है। इस बार उसने धीरे धीरे मेरे शरीर पर हाथ फेरा और मुझे कस कर पकड़ लिया। मैं घबराई और जोर से चिल्लाने लगी। तभी विजय, जो हॉल में मेरी आवाज सुनने के इंतजार में था, दौड़ते हुए मेरे कमरे में आ गया। विजय को मैंने पहले ही अभिषेक के बदलते व्यवहार के बारे में बता दिया था और उसकी मदद के लिए बुलाया था। कमरे में आते ही उसने लाइट ऑन की। जब मेरी नजर अभिषेक पर पड़ी तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, गंभीर और खौफनाक। उसके हाव भाव देखकर मैं बुरी तरह डर गई थी। विजय ने किसी तरह अभिषेक से मुझे छुड़ाया, लेकिन अभिषेक बिस्तर पर ऐसे पड़ा था जैसे वह पूरी तरह से जड़ हो गया हो। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे, आंखें कसकर बंद थीं और वह कांप रहा था। यह देखकर हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। बिना देर किए
हमने अभिषेक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अभिषेक को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और सही इलाज न होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर अभिषेक को समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। पिछले कुछ दिनों में अभिषेक के साथ एक गहरा संबंध बन चुका था, जैसे वह मेरे परिवार का हिस्सा हो। 2 दिन बाद अभिषेक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते ही वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा। तब मैंने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह घबराए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने अभिषेक से पूछा कि क्या उसके माता पिता का हाल चाल है, तो उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था। मैडम, उसने धीरे से कहा, मेरे माता पिता इस शहर को छोड़ चुके हैं। जब माँ ने मुझे मार पीट कर घर से निकाला तो उसने कहा था कि मैं इस शहर से चली जाऊंगी। अभिषेक ने अपने अतीत का एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। जिस महिला को आप मेरी असली माँ समझती हैं, वह वास्तव में मेरी जन्म माँ नहीं है। मुझे अनाथालय से गोद लिया गया था जब मैं केवल 6 साल का था। उन लोगों की शादी को 7 साल हो चुके थे और उनके पास कोई संतान नहीं थी। कुछ साल बाद जब उन्हें अपना बच्चा हुआ तो माँ का मुझसे प्यार घटने लगा। उसकी आवाज में आंसू थे जब उसने कहा, जब मैंने ट्यूशन के लिए आना शुरू किया तब मैंने देखा कि आप मुझसे प्यार से बात करती थीं। उस दिन जब मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं आपके पास शरण लेने आया। आपने मुझे अपने घर में बिना किसी शर्त के रखा। विजय ने इस स्थिति को सुनकर कहा, अभिषेक, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूं। विजय और मैंने अपनी अपनी कहानियां साझा की। उसने बताया कि कैसे उसके समाज में उसके मेडिकल टेस्ट के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। मैंने विजय को बताया कि मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसकी अच्छाई ने मुझे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। हमने कानूनी रूप से अभिषेक को गोद लिया और हम तीनों एक नया परिवार बन गए। भगवान हमें किस रास्ते से जोड़ देगा, यह कहना मुश्किल है। मेरे अपने लोग मुझे छोड़ चुके थे, लेकिन विजय ने मुझे एक नया जीवन दिया और अभिषेक ने मुझे मातृत्व का अनुभव कराया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। क्या आपको यह पसंद आई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।